नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऐसा मैं देख रहा हूं कि पहली बार भारत सबसे ज्यादा एक बड़े षड्यंत्र में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा पहले कभी मुझे लगा नहीं, इतने बड़े स्तर पे। अमेरिका का कहीं ना कहीं एक शिकंजा कहें या खेल कहें चालू हो गया है और वो खेल दिखाई दे रहा है। और जहां तक मेरा अपनी समझ है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे समझ रहे हैं। एक छोटी घटना को लेकर, एक छोटे मामले को लेकर बड़ी बात कहने जैसा नहीं है। अगर बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये कुछ बड़ा है। अभी इस क्रिसमस पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया और भारत में जो हुआ, ये कुछ संकेत देते हैं। भारत में आपको पता है कि किस तरह से बहुत सारी अलग अलग जगहों पर, चर्चों पर हमले हुए, सेंटा क्लॉज के साथ में हाथापाई हुई, सड़कों पर क्रिसमस के कपड़े पहने हुई महिलाओं के साथ में बदतमीजी हुई, बहुत सारी जगहों पर, कहीं चर्च के बाहर, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये एक संयोग नहीं है कि इतना सारे बहुत सार हो जाएं, और इतने सारी जगह पे होने का एक सीधा संकेत है। और वो ये है कि भारत जब अगली बार कहेगा कि ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, भारत में ऐसा नहीं है, आमतौर पे ऐसा नहीं है, हम मिल के रहते हैं। जैसे मोदी जी ने जब पूछा गया था तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि नहीं, भारत का संविधान सबको समानता का अवसर देता। जो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फंस गए थे बाइडेन के टाइम में, एक ही सवाल पूछा गया था उसी में। तो अब अगर आप ये कहेंगे कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, तो ये आइसोलेटेड इसलिए नहीं दिखता कि पैन इंडिया है, हर तरफ से ये फैला हुआ है। तो इस पे डिफेंड करना मुश्किल है। मोदी जानते हैं कि इसमें चक्कर में पड़ने से अच्छा था कि उन्होंने जाके खुद ही एक चर्च में चले गए, ताकि बाद में ये कहने को हो जाए नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखो मैं खुद गया था। तो भारत जो है वो ऐसा नहीं है। पर आप हमेशा, जो मैं कहता हूं कि अंदरूनी राजनीति आपके लिए अहम है और बाहर की दुनिया जो है वो मायने नहीं रखती है। आपको देश से ज़्यादा देश के अंदर अपनी राजनीति पे ज़्यादा जोर है। इस वजह से आपने ये जो हुड़दंगी थे इनके ऊपर लगाम नहीं कसी। पर ये हुड़दंगी कौन लोग हैं और क्यों कर रहे थे? क्या हम इनको हर बार की तरह बजरंग दल और ये आरएसएस के लोग समझ के छोड़ दें, या इसके पीछे की कुछ और कहानी भी हो सकती है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है? अब हम समझते हैं कि ये षड्यंत्र जैसा क्यों दिख रहा है, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं। कोई ना कोई है जो इस तरह से आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की कट्टरवादी राजनीति का फायदा उठाकर भारत को घेरने के लिए आधार बनाने का काम कर रहा है। हर चीज का आधार है, ये भी हम समझेंगे। ट्रंप की राजनीति पे आपको एक नजर डालनी पड़ेगी, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया होगा। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पूरा मागा गैंग, ट्रंप की दक्षिणपंथी राजनीति, और ट्रंप लगातार अमेरिका के अंदर ये संदेश देते रहते हैं उसी सांप्रदायिकता की राजनीति की तरह, जैसा बांग्लादेश में हो रही है, जैसा भारत में हो रही है, कि मैं ईसाइयों का मसीहा हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि ट्रंप पावरफुल हैं और अपने इस छवि को मजबूत करने के लिए वो बाहर जाके भी, अमेरिका से बाहर जाके भी खेल कर देते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं, भारत तो सेकुलर देश है, भारत में तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अल्पसंख्यकों को बहुत ढंग से रखते हैं, ठीक है, इंसिडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण कर देते हैं। तो ट्रंप जो है उसका अगर आप रिकॉर्ड देखें, वो ये नहीं देखता कि जेन्युइनली आप क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं या नहीं हैं। वो ये बहाना देखता है कि क्रिश्चियंस का मसीहा बनने, उनका सेवियर बनने, उनका रक्षक बनने का संदेश मैं कैसे दे सकता हूँ। पूरी दुनिया में आप जानते हैं ईसाइयत कितनी स्ट्रांग है। असल झगड़ा तो ईसाइयत और इस्लाम के बीच का है। भारत तो जबरदस्ती ईसाइयत के साथ नंबर बनाने के लिए भारत के कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। खैर, तो ट्रंप क्या करते हैं इसको हम समझें। अभी आपका ताजा मामला नाइजीरिया वाला, नाइजीरिया में जाके उन्होंने अटैक कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि मैं ईसाइयों के नरसंहार के खिलाफ, मैंने नाइजीरिया को सबक सिखाया, ये टेररिस्ट लोग थे। लेकिन अमेरिका के अंदर खुद ही लोग नहीं मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। लोग मतलब जो दूसरी तरफ के लोग हैं। एक तो भक्त कैटेगरी है, वाह बहुत अच्छा किया ईसाइयों के लिए, क्योंकि ये जो हमला, जिन लोगों पे इन्होंने हमला किया, नाइजीरिया का केस सीधा सीधा वैसा एंटी क्रिश्चियनिटी नहीं था जैसा हमारे यहाँ हुआ। डायरेक्ट चर्चेस पे हमला हुआ, सामाजिक तौर पे हुआ, कोई इसके पीछे आपराधिक कारण नहीं था, कोई आतंकी कारण नहीं था। वहां पर नाइजीरिया में बोको हरम है, बैंडिट गैंग्स हैं बहुत सारे जो लूटमार के लिए ऐसा करते हैं। वहां पर एक संघर्ष चलता है चरवाहों और किसानों के बीच में, पर्यावरण की दिक्कत, जैसे यहाँ अरावली का मसला है, वहां पे मरुस्थल बढ़ता जा रहा है, जमीन छोटी होती जा रही है। तो एक तरफ चरवाहे हैं जो मुसलमान अफ्रीकी हैं जो अपने जानवरों को चराते हैं, और दूसरी तरफ किसान हैं जो ईसाई हैं।
इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है, ये जमीन को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर झगड़े। लेकिन ये कहीं से भी इसको आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर ईसाई मारे जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बड़ी संख्या ईसाइयों की है तो वहां पर मरने वाले मुसलमान भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको, जो कबीलाई तनाव है, धार्मिक तनाव है, चारागाह की दिक्कतें हैं, उनके बजाय क्या कह रहे हो, ईसाइयत का संघर्ष। यानी ट्रंप बार बार क्रिश्चियन जीनोसाइड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बार बार कह रहा है स्लॉटर ऑफ क्रिश्चियंस, ये ट्रंप कह रहा है, और ठीक क्रिसमस के दिन वो स्ट्राइक करता है। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्रिश्चियंस का मसीहा बताना चाहता है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई जिस क्रिसमस को भारत में ये हो रहा, उसी क्रिसमस को ट्रंप ने वहां हमला किया, तो आप दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? कोई भारत में ऐसी साजिश क्यों करेगा जब? तो ऐसा नहीं है, ट्रंप का ये पहले का भी रिकॉर्ड है, और ट्रंप बार बार ईसाइयत का खैरख्वाह अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये पहली बार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में ये कहा गया कि वहां पर गोरे ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, इसका कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप और उनके समर्थकों के बयान सुनिए, व्हाइट क्रिश्चियन फार्मर्स आर बीइंग किल्ड, यानी गोरे ईसाइयों को उनकी हत्या की जा रही है। लैंड कन्फिक्सेशन इज रिलीजन परसिक्यूशन, यानी जमीनों को लेकर खास तौर पे धर्म के आधार पे ऐसा किया जा रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, वहां पर हर नस्ल के किसान परेशान हैं, गोरे भी, अश्वेत भी, और वहां पर ईसाई भी, मुसलमान भी। क्यों परेशान है? क्योंकि वहां अपराध काफी बढ़ गया है, और ईसाई होने के कारण हत्या या धार्मिक नरसंहार जैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ट्रंप दक्षिण अफ्रीका में भी ये करते आ रहे हैं, और एकदम हेड ऑन हुआ आपका आमने सामने। फिर भी कार्रवाई की अमेरिका ने, वहां की सहायता रोक दी और शरणार्थी जैसा दर्जा दे दिया जो वहां के साउथ अफ्रीका के जो श्वेत हैं और ईसाई हैं उनको। गौर कीजिएगा, वहां पर धर्म, नस्ल और राजनीति का मिश्रण बना के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को ईसाइयों का रक्षक दिखाने की कोशिश की। आप ये छोटे मामले हमारे यहाँ के लग रहे होंगे, अब आप इसकी गंभीरता समझ रहे होंगे। यरूशलेम में 2017 में किसी प्रकार का कोई हमला कुछ भी नहीं हुआ था, तब भी यहूदियों को कह दिया कि यरूशलेम तुम्हारी राजधानी है। मैं वीडियो बना चुका हूं कि यरूशलेम को लेकर बड़ा विवाद है। यरूशलेम ईसाइयों की भी है, यरूशलेम यहूदियों का भी है, और यरूशलेम मुसलमानों का भी है। पूरा वीडियो है इस पर मेरा डिटेल से, बहुत गहरा है मामला इसमें। और उस्मानिया सल्तनत के टाइम पे इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई थी कि उसी एक स्थल को, उसी एक टेम्पल की जगह को तीनों इस्तेमाल करते हैं और कभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। और ट्रंप ने यहाँ तेल अवीव से हटा के उस राजधानी को वहाँ ऐलान कर दिया कि ये अब तुम्हारी राजधानी होगी, यानी फिलिस्तीन वालों को जाहिराना तौर पे वहाँ से अलग करने की कोशिश की। बहरहाल कोई ईसाई विरोधी हिंसा नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। बावजूद इसके केवल ईसाई इक्वेलेंजिकल जो बेस है उसको संतुष्ट करने की कोशिश की, और मुस्लिम ईसाई यहूदी संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की। बार बार ईसाइयत बनाम इस्लाम का मसला खड़ा करके ट्रंप अपने आप को मजबूत कर रहा है। यानी लोग पहले से ट्रंप के बारे में जानते हैं कि वो आदमी ईसाइयत के नाम पे वोट इकट्ठे करना पसंद करता है, और उन्हीं लोगों का खेल कहीं ना कहीं, मैं इसमें आऊँगा अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं आरएसएस को लेकर, बहुत सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स आ रही हैं, और हालत ये है कि वो कह रहे हैं हम अपने ईसाइयों की रक्षा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रेवल बैन लगाना, ये लगाना, वो लगातार ये मैसेज दे रहे हैं, मैं रहनुमा, मैं रक्षक। तो जो आदमी ये देख रहे हैं कि एक पगलट आदमी है, किसी चीज़ को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, जो मन में आए कर देता है, उस आदमी को क्या खराब लगेगा, क्या चीज़ जो उसको पसंद नहीं आएगी, या उसको खराब लगे ना लगे, किस चीज़ को वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। भारत के खिलाफ आप देख रहे हैं उसका लगातार रुख चल रहा है, भारतीय छात्रों के साथ रवैया। आज तो एक वहाँ के पत्रकार का बयान आ गया कि 2026 तक भारतीय चले जाएं वरना मार दिए जाएंगे। आज यह तो ऐसी हालत में क्रिश्चियंस को जाके कोई पोक करे, उंगली मारे, कोई मूर्ख ही कर सकता है ना, क्यों करेगा? तो ये जो इतना व्यापक स्तर पे हो रहा है, क्या ये मूर्खता है? अब आप कहोगे ना ऐसा ऑर्गेनाइज थोड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में आरएसएस भी राडार पर है। अभी हाल में आपको याद होगा एक खुलासा हुआ था जिसमें ये चीज़ें सामने आई थी कि आरएसएस बहुत पैसा खर्च करके अमेरिका में अपनी छवि ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है। एक लॉबिंग संस्था ने डिक्लेरेशन दिया था, उस डिक्लेरेशन में
किसी एक व्यक्ति का नाम था जो आरएसएस के बिहाफ पे ये काम कर रहा था। मैंने इस पर वीडियो बनाया था। आरएसएस को ये जरूरत क्यों पड़ी? आरएसएस तो बहुत साल से है, क्योंकि आरएसएस भी सेंस कर रहा है कि वहां कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तरह तरह के रिसर्च आ रहे हैं। रिसर्च ये आ रहे हैं कि आरएसएस क्या है, कितना बड़ा है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, आरएसएस के पास एफसीआरए नहीं है। आप सोचिए, भारत सरकार ने नियम बनाया है कि जो विदेशी चंदा आता है उसके लिए कानून बनाया, कुछ मोदी जी ने भी उसको संशोधित कर दिया। बहुत सारे एनजीओज बेचारे नष्ट हो गए जो भारत के लोगों की सेवा होती थी उससे। लेकिन आरएसएस के पास विदेशी धन आ रहा है, यहां तक कि सोरोस के पास से भी पैसा आ रहा है। इस पे हम जाएंगे, अभी चलेंगे कहां से कितना आ रहा है। इसके बगैर हम कोई हवा में बात करने मतलब नहीं, मैं नहीं करता। कम से कम मैं चाहूँ तो बहुत सारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके चिल्ला के बहुत सारे लोग करते हैं और उनको बहुत व्यूज भी आते हैं, मुझसे कई कई गुना ज्यादा आते हैं। तो सिचुएशन समझिए, आरएसएस राडार पे है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, उसमें बाकायदा बताया गया है कि आरएसएस कैसे काम करती है, आरएसएस का तरीका क्या है, आरएसएस कैसे कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने देती, आरएसएस ने कैसे बहुत सारे संगठन बनाए हुए हैं दुनिया भर में, कहाँ का नेटवर्क है वगैरह वगैरह। और इसके साथ आरएसएस के पास विदेशी पैसा आता है, इसको लेकर भी कुछ जानकारियां हैं, मैं आपको बताता हूं। एक रिपोर्ट है, कैंपेन टू स्टॉप फंडिंग हेट। इसका मतलब ये है कि घृणा फैलाने के लिए जो आप पैसा देते हो उसको रोकने के लिए एक अभियान चल रहा है। और ये एक रिपोर्ट है अमेरिका की, इसी कैंपेन की, मैरीलैंड पे आधारित। चैरिटी इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने आरएसएस संयुक्त संगठनों को $4 मिलियन तक का फंड दिया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा भारती भी शामिल है। ये संगठन जाहिर बात है जो एफसीआरए से रजिस्टर्ड है उसी को पैसा देगा, और आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि आरएसएस के जो एफिलिएटेड एनजीओ है उनके जरिए पैसा आता है। एक निष्कर्ष ये है कि आरएसएस खुद पैसा नहीं लेता है, खुद पैसे को हाथ नहीं लगाते। जैसे बाबू लोग होते हैं ना दफ्तर में, बड़े अधिकारी होते हैं, वो रिश्वत नहीं लेते हैं, उनकी जगह दलाल तक रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा तो दलाल पकड़ा जाएगा, या चपरासी लेता है या कोई और लेता है, ऐसे देखते होंगे बहुत सारे। तो आरएसएस भी कोई पैसा फंडिंग वंडिंग का अपने पास नहीं था, उसका अकाउंट ही नहीं है। उसके बहुत सारे उसके संगठन हैं जो विदेशी चंदा लेने के लिए रजिस्टर्ड है सरकार में, और सरकार उनको विदेशी चंदा लेने की इजाजत देती है और वहां पर ये फंडिंग होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट सैफ्रॉन डॉलर के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय दान करता है, IDRF, अमेरिका का है, इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड। उसके जैसे अन्य संगठनों को से जो दान मिलता है उसको लेकर सवाल उठाए हैं कि उनका राजनीतिक और वैचारिक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये पुरानी खबर है पर इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और उस पर आरएसएस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आरएसएस नेतृत्व और समर्थक स्पष्ट करते हैं कि आरएसएस सीधे विदेशी पैसा नहीं लेता, सामाजिक समर्थन और स्वयंसेवक योगदान से चलता है। आरएसएस के पक्ष में ये बात कही जा रही है। लेकिन पैसे अगर आरएसएस लेता नहीं, आरएसएस के पास आते कहां से हैं? आरएसएस के पास पैसे एक तो जो शाखा जाते हैं वो लोग महीने में पैसे देते हैं, इसके अलावा आरएसएस का दशहरे पे साल भर में लोग योगदान देते हैं, पर विदेशी फंड का यहाँ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है, ईडी के सोर्सेस के आधार पे, कि सोरोस से जुड़ा हुआ फंड आरएसएस से संबंधित है, जो विदेशी फ्लो का एक उदाहरण है। इसको पहले नेपाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, ये वो जॉर्ज सोरोस है जिसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस आदमी पार्टी उससे पैसे लेके बीजेपी पे हमला करती है। उसमें 25 करोड़ तक का फंड भेजा, और आरएसएस से जुड़ा हुआ संस्थान नहीं है, लेकिन पैसा आरएसएस जहां चाहता है वहां खर्च होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसी तरह से तमाम सारे न्यूज़ कवरेज ये कहते रहे हैं कि सीधे विदेशी पैसा आता है। आरएसएस का कौन कौन सा संस्थान है, कौन कौन सी संस्था है जो पैसे लेती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये जानकारी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, और इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है कि किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सकता कि ये पैसा इनके पास कब कहां से कैसे आया, क्योंकि ये ऑडिट का विषय है और आरएसएस तो अपनी फंडिंग्स को कभी कोई डिक्लेयर ही नहीं करती है। उसका एक सेवा भारती है जो सबसे बड़ा रिसीवर माना जाता है। ये एक तरह का एनजीओ है जो कहता है हम आपदा राहत करते हैं, आदिवासी सेवा करते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, शिक्षा वगैरह तमाम तरह की बातें। और अक्सर कभी कभी कोई फोटो आपके पास आ जाते हैं कुआं खोदते हुए, झाड़ू लगाते हुए। बाकी सेवा भारती की एक्टिविटी आपके आसपास कभी कहीं आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी हैं। उससे ज़्यादा तो लोग रात को सड़क पर कुत्तों को खाना खिला देते हैं। उसमें जो पैसा आ रहा है वो यूके और यूएस की हिंदू चैरिटीज़ से आता है,
रिलीफ प्रोजेक्ट के नाम पे। रिपोर्टेड बात है, आरएसएस स्वयंसेवक, ग्राउंड लेवल काम, विचारधारा का ट्रांसमिशन। दूसरी संस्था है विद्या भारती या शिक्षा भारती। ये एजुकेशनल रूट है। 20,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। इनको जो विदेशी पैसा मिलता है वो एजुकेशनल सपोर्ट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के नाम पे, टीचर ट्रेनिंग के नाम पे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस विदेशी पैसे की बात मैं अभी इस चर्च के संदर्भ में क्यों कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्यों विदेशी ये आता है। वो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम, इतिहास का नैरेटिव, वैल्यू सिस्टम वगैरह बदलने में ये लगातार लगे हुए हैं। एक इनका एकल विद्यालय फाउंडेशन भी है जो कहता है कि हम 1 टीचर स्कूल चलाते हैं आदिवासी इलाकों में। अमेरिका से आधारित चैरिटीज और एनआरआई डोनेशन से इनके पास पैसा आता है। और यूएस और भारत दोनों में जांच रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि शिक्षा के साथ ये वैचारिक प्रशिक्षण भी देते हैं और आदिवासी क्षेत्र में हिंदुत्व का प्रसार करते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम है इनका, आदिवासी कल्याण और धर्मांतरण के नाम पर चंदा लेते हैं और इनको बाकायदा कल्चरल प्रिवेंशन के नाम पर चैरिटी मिलती है और इनका सीधे आरएसएस से अलाइनमेंट है, लेकिन एक भी कागज आप पेश नहीं कर पाओगे कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस का कहीं पर भी कोई भी जुड़ाव आपको रिकॉर्ड पे दिखेगा नहीं। संस्कार भारती है, संस्कृति भारती है, कला संस्कृति, भारतीय परंपरा, कल्चरल एक्सचेंज वगैरह वगैरह, सॉफ्ट पावर, इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेशन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया फाउंडेशन। ये पॉलिसी थिंक टैंक है और सॉफ्ट पॉलिसी रूट है। ये पॉलिसी कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल डायलॉग और स्ट्रेटेजिक फोरम। इनको फॉरेन फाउंडेशन से, कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सरशिप से और रिसर्च ग्रांट से पैसा आता है। ये जो फाउंडेशन है ये सरकार की नीतियों में बदलाव डालता है। ये पैसा नीति और विचार के लिए आता है। इसके अलावा विदेशों के मंदिर जो हैं उनमें चंदा आ रहा है, कल्चरल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का चंदा आ रहा है, भारत में शिक्षा सेवा ट्रस्ट में जा रहा है, मेडिकल ग्रामीण एनजीओ के नाम पे बट रहा है। कहाँ यूज हो रहा है, कितना हो रहा है, वो अलग मसला है। इसी तरह से एनजीओ जो है मेडिकल के और आपदा राहत वाले भी हैं, वो सब पैसा आरएसएस को सीधे नहीं मिलता। बीजेपी में सीधे विदेशी पैसा लेना गैर कानूनी है। शाखाएं जो हैं वो घरेलू चंदा कर सकती हैं। तो कुल मिला के ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा कैसे आ रहा है आप समझ गए होंगे। यानी बीजेपी पैसे नहीं ले सकती विदेशी, आरएसएस भी नहीं ले सकती और विदेशी पैसा आ रहा है। अब मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? मेरा दिमाग यहाँ जा रहा है, ये मेरे विचार हैं कि ये जो हुड़दंग हो रहा है एक खास दिन खास मौके पे, क्या ये हम ट्रंप को मौका नहीं दे रहे हैं? क्या हम इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय ईसाई शक्तियों के सामने, जो क्रिश्चियन पावर है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल है वो, उसके साथ में भारत का पंगा कराने की कोशिश हो रही है? मोदी जी ने तो अपने आप को बचा लिया। मैं तो चर्च गया था, देखो जी मैं तो चर्च गया था, मैं तो बिल्कुल अलग आदमी हूँ, मैं तो सबको मानता हूँ, ये संदेश गया। लेकिन हिम्मत तो नहीं है अमेरिका की, क्या किसी की नहीं हो सकती हिम्मत की भारत पे मिसाइल गिरा दे? ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में आप खटक सकते हो। कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए अगर और कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछ ले तो क्या कहेगा? डोनाल्ड ट्रंप कहेगा नहीं, इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री, आई नो नरेंद्र मोदी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये सब बोलेगा और कहेगा आई नो ही विल डू द नीडफुल। पर नीडफुल यहाँ किया क्या? नहीं किया। इतने हमलों के बावजूद लोगों को जेल में डालना चाहिए था। चिरकुट बात पे बुलडोजर चलाते हो। यहाँ कम से कम उनको हफ्ते भर के लिए रख लेते, एक मैसेज जाता। आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्रैकडाउन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये जो हुआ इतने व्यापक स्तर पे और कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये कैसे मान लिया जाए कि ये सिंक्रोनाइज नहीं था? कैसे मान लिया जाए कि ये ऐसी हरकत तब की गई जबकि ये देश के खिलाफ है? या तो ये जितने संगठन हैं सारे के सारे ये मूर्ख हैं और ये नहीं जानते हैं, ये अनपढ़ हैं, गधे हैं और ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि इसका असर भारत पे क्या पड़ने वाला है। इनको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी नहीं पता है, ये व्हाट्सएप में ही जिंदा रहते हैं। और या फिर ये सब लोग ऐसी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं जो भारत को मुश्किल में डालना चाहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को अंदाजा है कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी, आपके दोस्तों को भी जानकारियाँ मिले, इसलिए इसको शेयर करते रहिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे चैनल के बहुत सारी रीच कम हो गई है, लोगों तक वीडियो पहुँच ही नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबाएं, नहीं दबाया तो उसके बगैर आपको पता भी नहीं चलेगा। खोल के चैनल देख लिया करें। नमस्कार, जय हिंद।